हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के टर्मोलॉजी को डिस्कस करने के बाद हम लोग सॉइल साइंस के न्यूट्रिएंट वाले टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ साथ लास्ट में हम सॉइल में जो न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस के लिए। तो ये बेसिक दो टर्म्स हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सा वो टर्म्स है? एक है हमारा मार्केटेबल सरप्लस और दूसरा है हमारा मार्केटेड सरप्लस। समझते हैं इसको। मैं इसको पहले आपको वर्बली समझा दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल की मदद से मैं इसको आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मार्केटेबल सरप्लस का, है ना, तो देखिए मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है किसान ने जितना प्रोड्यूस किया और किसान का जितना रिक्वायरमेंट है ना, किसान ने जितना प्रोड्यूस किया और किसान को जितना रिक्वायरमेंट है, तो जो किसान का रिक्वायरमेंट है उसको हम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे और जो पोर्शन बच गया उसको हम बोलेंगे मार्केटेबल सरप्लस। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसान ने जो प्रोडक्शन किया, जितना प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन में से किसान का जो रिक्वायरमेंट है उसको उसने निकाल लिया। अब जो पोर्शन बच गया उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है। दूसरा है मार्केटेड सरप्लस। एक्चुअली में उस प्रोड्यूस का कितना अमाउंट किसान ने मार्केट में जाके बेचा, एक्चुअल अमाउंट दैट इज सोल्ड इन द मार्केट, एक्चुअल अमाउंट कितना मार्केट में बेचा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटेड सरप्लस। अभी यहां पर कंफ्यूजन होता है कि सर जब जो टोटल प्रोड्यूस है किसान का उसमें से फार्म रिक्वायरमेंट को जो फैमिली रिक्वायरमेंट है या फार्म रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिए, जो बच गया वही तो मार्केटेड सरप्लस हो जाएगा, वही अमाउंट तो किसान मार्केट में बेचेगा, है ना। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें मार्केटेबल सरप्लस का, तो क्या है ये? द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस आफ्टर एक्सक्लूडिंग द फार्म रिक्वायरमेंट अवेलेबल टू ए फार्मर टू सेल। जो टोटल प्रोड्यूस हुआ है किसान का उसमें से उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाने के बाद जो बच गया बेचने के लिए, जो बच गया उसको हम मार्केटेबल सरप्लस। लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो किसान ने मार्केट में बेचा है उसको हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। इसको हम एग्जांपल के मदद से समझते हैं। सपोज किसी किसान ने कितना प्रोडक्शन किया? 100 क्विंटल का। किसी किसान ने 100 क्विंटल का प्रोडक्शन किया है। कितना का? 100 क्विंटल का। अब देखिए उसने क्या किया, उस 100 क्विंटल में से 5 क्विंटल उसने रख दिया सीड के लिए। ठीक है। 10 क्विंटल उसने अपने फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख दिया और 5 क्विंटल उन्होंने अपने लाइव स्टॉक के लिए रख लिया। तो कितना हो गया? 5 + 10 + 5, टोटल कितना हो गया? 20 क्विंटल। किसान ने 20 क्विंटल उस 100 क्विंटल में से अपने रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया। अब टोटल प्रोड्यूस कितना था? 100, और उसमें से 20 रख लिया उसने अपने रिक्वायरमेंट के लिए। अब किसान के पास 80 क्विंटल रह गया है जो वो चाहे तो मार्केट में बेच सकता है। ये 80 क्विंटल किसान मार्केट में बेच सकता है। बट किसान क्या करता है कि उस 80 क्विंटल में से 20 क्विंटल वो रख लेता है कि नहीं आगे फिर कभी बेचेंगे, 20 क्विंटल और रख दो। 20 क्विंटल तो उसने क्या किया? अपने फैमिली रिक्वायरमेंट, फार्म रिक्वायरमेंट के लिए रख लिया। बचा उसके पास 80 क्विंटल। 80 क्विंटल में से उसने सोचा कि 20 क्विंटल हम आगे चल के कभी बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। तो उन्होंने क्या किया? 60 क्विंटल को बेच दिया मार्केट में और 20 क्विंटल को फर्दर सेल के लिए रख लिया। तो अब देखिए एक्चुअली में फैमिली जो फार्मर्स का रिक्वायरमेंट था उसके बाद उसके पास वो चाहता तो 80 क्विंटल मार्केट में बेच सकता था। रिक्वायरमेंट कितना था उसका? ये रहा हमारा 20 क्विंटल का। तो वो चाहता तो 80 क्विंटल आराम से मार्केट में बेच सकता था, है ना। तो एक्चुअली में जो अमाउंट फैमिली रिक्वायरमेंट के या फार्मर रिक्वायरमेंट के बाद बच गया और वो चाहे तो किसान मार्केट में बेच सकता है, वो तो हो गया हमारा मार्केटेबल सरप्लस। क्या हो गया? मार्केटेबल सरप्लस। कि भाई उसके रिक्वायरमेंट के बाद जो बचा किसान चाहे तो पूरा पूरा बेच सकता है, वो हुआ मार्केटेबल सरप्लस। लेकिन किसान ने क्या किया? 20 क्विंटल को रख लिया कि हम आगे चल के बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे। तो एक्चुअली में अभी वो कितना अमाउंट मार्केट में बेच रहा है? तो 60 क्विंटल ही बेच रहा है वो। तो देख लीजिए क्या हो गया? वो मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस मतलब एक्चुअली में कितना वो मार्केट में बेचा और मार्केटेबल सरप्लस में कितना वो बेच सकता था अगर वो चाहता तो, फैमिली रिक्वायरमेंट या उसके रिक्वायरमेंट के बाद।
आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आया कि मार्केटेड सरप्लस क्या होता है और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। तो ये दो बेसिक टर्म्स थे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाते हैं हम न्यूट्रिएंट वाले टॉपिक पर। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो हमारा न्यूट्रिएंट है। सॉइल का जो एक टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट वाला हिस्सा है उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर कोर्स के बारे में आपको बता चुके हैं, ये कल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है। इसका जो कोर्स लेने का जो लिंक होता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं हम मिनरल न्यूट्रिशन में। सबसे पहले हम बताते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। देखिए, प्लांट को जब हम सॉइल में लगाते हैं या क्रॉप को जब सॉइल में लगाते हैं तो प्लांट जो क्रॉप होता है वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह प्लांट को भी आवश्यकता पड़ता है। और वो न्यूट्रिएंट प्लांट को कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से मिलता है, सॉइल से मिलता है ना। तो आखिर न्यूट्रिएंट है क्या? न्यूट्रिएंट कुछ नहीं है, ये कोई भी केमिकल कंपाउंड या आयंस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगी अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए या अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। कोई भी केमिकल या आयंस जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चालू रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं सॉरी न्यूट्रिएंट। अब देखिए, फॉर एग्जांपल प्लांट का ही ले लें। प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो प्लांट को जरूरत पड़ती है। तो वो सब उसका हो गया, वो उसका प्लांट न्यूट्रिएंट हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम देखें तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें से लगभग 90 एलिमेंट जो ऐसे होते हैं जो प्लांट के शरीर में अवेलेबल होता है। और उसमें उस 90 एलिमेंट में मात्र 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल है, जो कि प्लांट को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं उसमें से 90 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट है और उस 19 में 17 एलिमेंट्स ही ऐसे होते हैं जो एसेंशियल है। तो इसका मतलब क्या है, हम आखिर कोई ना कोई क्राइटेरिया होता होगा तभी हम किसी प्लांट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये एसेंशियल एलिमेंट है। क्योंकि हमने 90 के एलिमेंट को तो एसेंशियल नहीं बोला है, हम 17 को ही एसेंशियल बोल रहे हैं। इसका मतलब कुछ क्राइटेरिया होता होगा, उस क्राइटेरिया पर जो न्यूट्रिएंट फिक्स होता होगा उसी को हम क्या बोलते होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते होंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, तो इसको सबसे पहले किसने दिया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया गया था, अर्नोन स्टॉट ने, ठीक है। और बाद में इसको अर्नोन ने क्या किया था, रिवाइज किया था। बाद में इसको अर्नोन ने रिवाइज किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले एग्जाम में। उसके बाद करते हैं कि आखिर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या था। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी की बात करेंगे। सबसे पहला बात क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफिशियंसी हो जाए या एब्सेंस हो जाए, कमी हो जाए, तो उसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सके। सपोज किसी प्लांट में अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ जाए तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सके। ये एक पहला कंडीशन हुआ कि ये वो एलिमेंट को ही हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलेंगे जिसके डिफिशियंसी की वजह से या जिसके एब्सेंट होने की वजह से प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट ये था कि जो डिफिशियंसी होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए और वो उसी न्यूट्रिएंट या उसी एलिमेंट द्वारा पूरा होना चाहिए। सपोज अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ गई है तो अब ये नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है वो नाइट्रोजन को अप्लाई करने से ही पूर्ति होना चाहिए। ये नहीं कि नाइट्रोजन की जगह हम फास्फोरस अप्लाई कर दिए, पोटेशियम अप्लाई कर दिए, नहीं। अगर डिफिशियंसी नाइट्रोजन का है तो उसका पूर्ति भी नाइट्रोजन ही करेगा। ये बात या ये चीज किसी भी एसेंशियल एलिमेंट के लिए लागू होता है कि उसका डिफिशियंसी उसी से ही पूरा हो। तीसरा था कि वो न्यूट्रिएंट या वो एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया था एसेंशियलिटी का। पहला कि उसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सके। दूसरा, अगर उसका डिफिशियंसी है तो उसका डिफिशियंसी कौन पूरा करेगा, वही एलिमेंट। तीसरा, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हम एसेंशियलिटी की डिफिनेशन की बात करें तो एसेंशियलिटी का डिफिनेशन तो निकोलस ने दिया था। किसने दिया था, निकोलस ने दिया था। बट अभी आपने पढ़ा था कि ये देखिए, ये डिफिनेशन किसने दिया, निकोलस ने। लेकिन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, हमारा अर्नोन स्टॉट ने। और बाद में अर्नोन ने इसको क्या किया था, रिवाइज किया था। तो जो ये 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं,
17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, उसकी क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, फर्दर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम तीन भाग में बांटेंगे। एक है हमारा बेसिक एलिमेंट या बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई कर रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या बोल रहा हूं? पहला आएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हमने तीन में बांटा, बेसिक एलिमेंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। कौन कौन है बेसिक? तो बेसिक न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमारे प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। तो टोटल मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हो गए? 9। टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। टोटल एसेंशियल कितने हैं? 17। तो बच गए जो 8, वो क्या होंगे? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे। जो 8 बच गए वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, बेसिक कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्राइमरी कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी कौन कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में देखिए आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है और निकल है। ये निकल जो है सबसे लास्ट में इंक्लूड किया गया है। निकल सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है एसेंशियल एलिमेंट में। निकल को सबसे लास्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जब अर्नोन एंड स्टॉट ने ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था तो उस समय में 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट ही थे। कितने थे अर्नोन एंड स्टॉट के टाइम पे? 16। लेकिन अब एक और एलिमेंट जुट गया जो है हमारा निकल, तो अब हो गए टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब आता है बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन में भी पर्टिकुलर या कुछ प्लांट में बेनिफिशियल इफेक्ट शो करता है। ये अलग है एसेंशियल न्यूट्रिएंट से, है ना। जो ऐसे मिनरल एलिमेंट होते हैं जो कुछ प्लांट में कम कॉन्सेंट्रेशन में भी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, बट ये कुछ प्लांट के लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, टोटल कितने बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं? 4 होते हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सोडियम होता है, ये सिलिकॉन जो होता है, ये राइस क्रॉप में क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट में ये क्या रहेंगे? बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेंगे, है ना। आप वही आप देख लीजिए, राइस के क्रॉप में सिलिकॉन जो रहता है, वो जो राइस का क्रॉप है उसका जो स्टेम रहता है वो खड़ा रहता है, वो टर्जिड रहता है पूरा की तरह। किसके कारण? सिलिकॉन के कारण रहता है। तो कुछ प्लांट में ये क्या करेंगे? बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेंगे। कौन कौन है बेनिफिशियल एलिमेंट? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वेनेडियम। ये 4 क्या हो गए? बेनिफिशियल एलिमेंट। एसेंशियल कितने थे? 17 थे। ठीक है, तो अब एक हमारा टर्म आ जाता है, कौन सा? फंक्शनल एलिमेंट। अब वो चाहे एसेंशियल रहे चाहे बेनिफिशियल रहे, प्लांट के अंदर फंक्शन तो कर रहा है। क्या कर रहा है? एसेंशियल एलिमेंट भी प्लांट के अंदर फंक्शन करेगा और बेनिफिशियल एलिमेंट भी प्लांट के अंदर फंक्शन करेगा। तो इसका मतलब फंक्शनल कितने हो जाएंगे टोटल एलिमेंट? तो 17 + 4 टोटल 21 एलिमेंट ऐसे होंगे जो फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, ये टर्म फंक्शनल एलिमेंट किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। चलिए, आई होप आपको समझ में आया कि क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो में क्या है? बेसिक, और क्या है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट, क्या है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। फिर हमने देखा कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि टोटल कितने एसेंशियल एलिमेंट थे? 17, बेनिफिशियल 4, और हमारा ये कितना था? फंक्शनल 21 हो गया, 17 + 4। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्लांट कभी भी एलिमेंटल फॉर्म या मोलिकुलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में रहता है। ये नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इस फॉर्म में प्लांट कभी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट कभी भी किसी को आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। आयन, और आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन है तो प्लांट इसको क्या करता है? या तो एमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या तो नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है।
ये सब क्या है, ये कैटायन है और ये एनायन है। एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन मात्र एक एलिमेंट है जिसको प्लांट कैटायन एज वेल एज एनायन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो देखिए कैटायन न्यूट्रिएंट कौन कौन है, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब है। एनायन न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, बोरॉन, सल्फर। देखिए नाइट्रोजन मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, जो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कौन एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बोलते हैं। एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसफर किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर को बोलते हैं। ये चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए प्लांट का न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसके मोबिलिटी होता है, वो मोबिलिटी किसको बोलते हैं, मूव करने का क्षमता। तो अब देखिए प्लांट, सपोज हम अब मोबिलिटी सॉइल के अंदर अलग होगा न्यूट्रिएंट का और प्लांट के अंदर अलग होगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होता है सॉइल में और क्रॉप यहां लगा हुआ है, तो अगर हम यहां पर भी फर्टिलाइजर को दे रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट मूव करके प्लांट तक जा सकता है। इसका मतलब मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूट्रिएंट का मोबिलिटी प्लांट के अंदर अलग होता है और सॉइल के अंदर अलग होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट के मोबिलिटी के प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर एनपीके हाईली मोबाइल होता है, मोलिबेडनम और मैग्नीशियम ये हाईली मोबाइल होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं मोबिलिटी, इसको अच्छे से सुनिए क्योंकि इसका प्रयोग मैं आगे भी करने वाला हूं। तो एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिबेडनम ये हाईली मोबाइल होता है प्लांट के अंदर। मॉडेटरी में आ जाइए तो सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और जिंक ये मॉडेटरी मोबाइल है। और कैल्शियम और बोरॉन ये प्लांट के अंदर मूव नहीं करता है, कैल्शियम और बोरॉन प्लांट के अंदर मूव नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं किसके मोबिलिटी, आपने देख लिया ये प्लांट के अंदर मोबिलिटी है। अब मोबिलिटी हम सॉइल के अंदर देखते हैं, तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट वाला फॉर्म है वो हाईली मोबाइल है, सल्फेट सल्फर हाईली मोबाइल है, बोरॉन हाईली मोबाइल है। देखिए बोरॉन सॉइल के अंदर क्या है, हाईली मोबाइल है, लेकिन प्लांट के अंदर क्या था, ई मोबाइल था, मूव नहीं कर सकता था। मॉडेटरी मोबाइल की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एमोनिकल नाइट्रोजन होता है वो मॉडेटरी मोबाइल है, पोटेशियम भी क्या है, मॉडेटरी मोबाइल है। उसी तरह ई मोबाइल की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फॉर्म जो नाइट्रोजन होता है वो ई मोबाइल होता है। और देखिए फॉस्फोरस और जिंक, जिंक ये क्या है, ई मोबाइल है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। आई होप ये चीज भी आप समझ गए। तो वही चीज मैं बता रहा था कि मोबिलिटी जो होते हैं न्यूट्रिएंट का वो सॉइल के अंदर अलग होगा और प्लांट के अंदर अलग होगा। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर प्लांट होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी के, जैसे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की बात करें तो कॉलीफ्लावर, कैबेज ये इंडिकेटर प्लांट होता है। उसी तरह हम आयरन की बात करें तो सोरगम और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होते हैं, ये इंडिकेटर प्लांट होते हैं। बोरॉन की अगर हम बात करें तो इसका डिफिशियंसी इंडिकेटर प्लांट कौन होता है, सनफ्लावर होता है। सोडियम की बात करें तो उसका इंडिकेटर प्लांट कौन होगा, डिफिशियंसी का शुगर बीट होगा। ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए डाटा बेस्ड है, मैंने ये जानबूझ के ये यहाँ पर लिया था क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं कि भाई जब आप क्रॉप को देखते हो तो वहां पर आपको क्रॉप में यंग पत्ते देखने को मिलते हैं, पुराने पत्ते देखने को मिलते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट होता है अगर उसकी कमी आती है, डिफिशियंसी आती है, तो किस न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी कहां पर आएगा, तो इसका देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं। जो न्यूट्रिएंट प्लांट में हाईली मोबाइल थे जैसे एनपीके, मोलिबेडनम, मैग्नीशियम वो हाईली मोबाइल थे। याद कीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिबेडनम ये प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल थे, तो उसका डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स पर आएगा। उसका डिफिशियंसी कहां आएगा, ओल्डर लीव्स पर आएगा। ओल्डर लीव्स पर देखिए एनपीके, एमजी और एमओ ये हाईली मोबाइल थे प्लांट में। अब ये 5 जो हैं इनका डिफिशियंसी पुराने पत्ते पे आएगा। ठीक है, पहला बात कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि बताओ इनमें से किसका डिफिशियंसी ओल्डर लीव्स पे है, तो ये 5 के होंगे। अगर ऐसे पूछ दिया कि ओल्डर लीव्स पे डिफिशियंसी होने के साथ साथ वहां पर डेड स्पॉट्स भी है, तो डेड स्पॉट्स के साथ 5 के 5 नहीं आते हैं, सिर्फ पोटेशियम और मोलिबेडनम आते हैं डेड स्पॉट्स के साथ, और बिना डेड स्पॉट्स के कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। मींस कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम का डिफिशियंसी पुराने पत्ता पर आएगा बिना डेड स्पॉट्स के साथ, बिना डेड स्पॉट्स के साथ आएगा। और वैन उसका ग्रीन है तो वो होगा मैग्नीशियम के कारण से, इसका मतलब मैग्नीशियम का डिफिशियंसी है। और येलो वैन है तो इसका मतलब वहां पर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है। जो मॉडरेटरी मोबाइल होता है प्लांट के अंदर जैसे सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, उसका डिफिशियंसी आपको नए पत्ते पे देखने को मिलेगा। हाईली मोबाइल को कहां देखने को मिला, ओल्ड लीव्स पर।
मोडेटरी मोबाइल को न्यू लिप्स पर। जिंक इसका डिफिशियंसी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, ओल्डर लिप्स एज वेल एज न्यूअर लिप्स पर। और जो प्लांट के अंदर ई मोबाइल होते हैं जैसे कैल्शियम और बोरोन, उसका डिफिशियंसी आपको टर्मिनल बर्ड्स पर देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ लेंगे, मोबिलिटी इन प्लांट न्यूट्रिएंट का, और इस तरह से डिफिशियंसी सिम्टम्स को आप याद रखें। ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे न्यूट्रिएंट का। अब उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 20, 21, 4, 17, 16। तो फंक्शनल आपको मैंने क्या बताया था, 17 एसेंशियल प्लस 4 क्या हो गया, बेनिफिशियल। 17 प्लस 4 21 क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन भी करना जरूरी होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। There are total 17 essential nutrients. Which element is introduced last on the category? इस कैटेगरी में, एसेंशियलिटी के कैटेगरी में सबसे लास्ट में किस न्यूट्रिएंट को इंट्रोड्यूस किया गया? जिंक, कॉपर, निकल, आयरन, क्लोरीन। तो आपको बताया था मैंने, किसको किया गया, हमारा निकल को किया गया है। निकल को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not the secondary nutrient? कौन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है? तो हमने पढ़ा था कैल्शियम, हाँ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। मैग्नीशियम ऑफ कोर्स है। सल्फर भी है। जिंक, जिंक तो हमारा क्या था, माइक्रो न्यूट्रिएंट था। क्या था, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये तो 1 और 4 हो ही नहीं सकता, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिंक। जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ना ही कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। Which of the following nutrient is immobile in soil? सॉइल में इमोबाइल कौन सा है? तो हमने देखा था फॉस्फेटिक रूप फॉर्म जो था, क्या था वो, इमोबाइल था। तो फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम, बोरोन 1 और 2, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फॉस्फोरस भी इमोबाइल होता है और कैल्शियम भी इमोबाइल होता है। नहीं नहीं, कैल्शियम नहीं होता है इमोबाइल। फॉस्फोरस एंड जिंक, फॉस्फोरस एंड जिंक, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, सॉइल के अंदर इमोबाइल होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, फॉस्फोरस एंड जिंक। Which of the following nutrient is highly mobile in plant? प्लांट के अंदर कौन हाईली मोबाइल होता है? तो मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर NPK, Mg, MO। तो देखिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन, पोटेशियम 1 और 4। तो इसमें क्या हो गया, कैल्शियम और बोरॉन तो इमोबाइल है, नाइट्रोजन और पोटेशियम मतलब 1 और 4 क्या हो जाएगा हमारा, हाईली मोबाइल हो जाएगा। Which of the following is not the beneficial element? वेनेडियम, हाँ है बेनिफिशियल एलिमेंट। सिलिकॉन, ये भी है। कोबाल्ट, हाँ ये भी है। सोडियम, हाँ ये भी है। इसका मतलब नन, सारे के सारे बेनिफिशियल एलिमेंट हैं, मतलब नन होगा हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बच के रहना रहता है। एनर्जी एक्सचेंज इज रिलेटेड टू व्हिच न्यूट्रिएंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 1 और 2। तो एनर्जी एक्सचेंज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये डाटा भी मैं आपको दिया हूं। Which of the following crop is indicator of boron deficiency in soil? Oats, sunflower, cabbage, potato, sugar beet। तो बोरोन डिफिशियंसी का इंडिकेटर प्लांट कौन होता है, हमारा सनफ्लावर होता है। ये भी देखे थे हमने। Which is the only nutrient that is absorbed in both form, cationic as well as anionic form? तो मैंने आपको बताया था कि मात्र नाइट्रोजन ही एक वो एलिमेंट है जिसको प्लांट दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, कैटायन और एनायन के फॉर्म में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। Which of the following nutrient deficiency symptoms first appear in the terminal birds? टर्मिनल बर्ड्स में किसका डिफिशियंसी पहले दिखता है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन 1 और 5। नहीं, टर्मिनल बर्ड्स में कैल्शियम और बोरोन का दिखता है। तो बोरोन तो है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अभी आपको डेली कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते रहूँगा, छोटा छोटा करके टॉपिक बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसको आप जरूर देखें। हाँ, मैं थोड़ा स्पीड में रहता हूँ ताकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।